Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी क्लासेस चल रही हैं यूपी टेट के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। इसमें हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कोहलर के सिद्धांत को। यह जो सिद्धांत होते हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीडीपी की मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो 70% आपका सिद्धांतों से क्वेश्चन बनता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। 70% आपके सिद्धांतों से रिपीट होके क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन सभी सिद्धांतों को समझिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मैंने यूपी टेट की 16-17 क्लासेस करा दी हैं, किसकी, सीडीपी की, तो आप इन क्लासेस को देखिए। संस्कृत की भी मैंने आपको एक क्लास करा दी है, एक आज आपको करा दी है, यानी 2 क्लास आपकी संस्कृत की हो गई हैं। पर्यावरण में भी आपको 2 क्लास करा दी हैं और आप हिंदी की भी क्लास देखिए वहाँ पे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी क्लासेस चल रही हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, यहाँ पे कोई भी हम एक्स्ट्रा ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। सिर्फ हमको अपने एग्जाम पर फोकस करना है। आपको यूपी टेट को अब की बार अच्छे से निकाल देना है। इससे क्या होगा, जिससे आपका जो भर्ती है, आप भर्ती में आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। यूपी टेट आपका निकल जाएगा, क्योंकि इसी के बाद आपकी भर्ती आनी है। आप सभी को पता है 4 साल के बाद आपकी यहाँ पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। यानी नोटिफिकेशन के आने से पहले आपका जो एक बार सिलेबस और आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं यूपी टेट के, वह कंप्लीट हो जाएंगे। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आप इन पर फोकस कीजिए, सिलेबस पर। आपको एक बार सिलेबस को ख़त्म कर लेना है नोटिफिकेशन से पहले ही, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगा लेना है। फिर आपको नोटिफिकेशन के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, उनका रिविज़न करते रहना है। तो चलिए समझते हैं। आपको 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। आप 3 सब्जेक्ट, आप कोई सी भी ले सकते हैं अपनी समझ से। तो 3 सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट नंबर पर आपकी आती है, यहाँ पे क्या आती है, फर्स्ट नंबर पर आपकी सीडीपी हो जाती है। सीडीपी हो जाती है, ईवीएस आती है, और आपकी यहाँ पे संस्कृत हो जाती है। संस्कृत हो जाती है। हिंदी की मैं बात करूँ, हिंदी हो जाती है। तो आप इन चारों सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे अच्छी लगती हैं। इन चारों सब्जेक्ट में से आप 3 सब्जेक्ट पर अच्छे से अपनी पकड़ बना लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं, आपका यूपी टेट अच्छे से निकल जाएगा। कोहलर के सिद्धांत की मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, जो कोहलर का सिद्धांत होता है, इसकी बात करूँ यहाँ पे आपसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अन्य नाम है, इसको हम बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। क्या बोलते हैं, कोहलर के सिद्धांत को हम बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। सूक्ष्म विधि इसी सिद्धांत को बोलते हैं। कौन सी विधि, सूक्ष्म विधि। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझ होता है। क्या होता है, समझ होता है, क्योंकि यह विधि कैसी है, समझ पर आधारित होती है। दूसरी हम बात करते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। हम कोहलर के सिद्धांत को इन नामों से जानते हैं। कोहलर के सिद्धांतों को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो चलिए दोबारा से समझते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका इनसाइट थ्योरी। कौन सा आता है, यहाँ पे आपकी इनसाइट थ्योरी आती है, सूक्ष्म विधि आती है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत आता है, और आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत आता है। यह आपके यहाँ पे सिद्धांत हो जाते हैं। इनको हम इन नामों से यहाँ पे जानते हैं, समझते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत की। गेस्टाल्ट सिद्धांत की हम बात करते हैं तो यह कैसा शब्द है, तो यह आपका जर्मन का शब्द है। गेस्टाल्ट शब्द कैसा शब्द है, आपका जर्मन का शब्द है, आपको ध्यान रखना है। इसके अर्थ की मैं बात करूं, गेस्टाल्ट शब्द आपका जर्मन का है, तो गेस्टाल्ट शब्द की मैं यहाँ पे इसके अर्थ की बात करूं तो क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्ण आकृति। क्या होता है, पूर्ण आकृति या संपूर्ण आकार, इसका क्या होता है, अर्थ होता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। गेस्टाल्टवाद के जो प्रयोग करता है, इनके बारे में बात करूं तो कौन है, कोहलर हो जाते हैं। कौन, गेस्टाल्टवाद के प्रयोगकर्ता आपके कौन है, कोहलर हो जाते हैं। और गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक हैं उनके बारे में बात करूं तो कौन हो जाते हैं, वर्दीमर हो जाते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत की मैंने आपसे यहाँ पे बात की, तो यह शब्द कैसा है, एक जर्मन का शब्द है। जो आपका गेस्टाल्ट शब्द है, कैसा शब्द है, जर्मन का शब्द है। और इसके अर्थ की मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो इसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति या फिर संपूर्णाकार। ठीक,
अब हम इसके प्रयोगकर्ता की बात करते हैं। जो गेस्टाल्टवाद शब्द है इसके प्रयोगकर्ता की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं, तो कोहलर इसके प्रयोगकर्ता हो जाते हैं। और इसके प्रतिपादक की बात करें तो वर्दीमर हो जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रयोगकर्ता कौन है, कोहलर हो जाते हैं, और प्रतिपादक की बात करूं तो वर्दीमर हो जाते हैं। यह बात आपको यहाँ पे नोट करके लिख लेनी है कि प्रयोगकर्ता कोहलर होते हैं और आपके प्रतिपादक कौन हो जाते हैं, वर्दीमर हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कोहलर की। तो कोहलर के प्रतिपादक मैंने आपको बता दिया कौन होते हैं। तो कोहलर के जो प्रतिपादक हैं आपके वर्दीमर हो जाते हैं। कोहलर के सिद्धांत को हम और नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपका समग्रवाद है। कौन सा है, यह आपका समग्रवाद का सिद्धांत है। इसी को हम अवयवीवाद का सिद्धांत कहते हैं और संपूर्णवाद का सिद्धांत इसी सिद्धांत को कहते हैं। और गेस्टाल्ट सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वर्दीमर हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे समझा कि जो आपके कोहलर हैं इनके सिद्धांत को हम अवयवीवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कौन से सिद्धांत के नाम से, अवयवीवाद के से, और समग्रवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और संपूर्णवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आपको मेरे साथ नोट करके चलना है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठना, तो आप साथ ही साथ इनको नोट करके चलना। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं। यह आपके क्या हो जाते हैं, अन्य नाम हो जाते हैं। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया इनसाइड थ्योरी होती है, सूक्ष्म विधि होती है, और आपका अंतर्दृष्टि सिद्धांत होता है। तो यह इनके अन्य नाम हो जाते हैं। हम इन नामों से भी वहाँ पे पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि इनके सिद्धांत के यह सिद्धांत किसने दिया। आपसे पूछा जाए कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना है वहाँ पे कोहलर ने दिया। आपसे पूछा जाए कि जो समग्रवाद का सिद्धांत है वह किसने दिया है, तो कोहलर ने दिया है। अवयवीवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलर ने दिया है। और संपूर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलर ने दिया है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यह आपके अन्य नाम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं गेस्टाल्टवाद की। तो गेस्टाल्टवादी हैं वह क्या कहते हैं, तो इनका कहना है कि जब तक हमें समस्या दिखाई नहीं पड़ती है, जब तक क्या नहीं दिखाई पड़ती है, कोई भी समस्या दिखाई नहीं पड़ती है, तो हम उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसका हल कैसे निकलेगा। गेस्टाल्टवादियों का कहना है कि जब तक हमें समस्या नहीं दिखाई देगी उसका हम हल कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि 80 पेन का मूल्य क्या है, तो आप कैसे बताएंगे कि 80 पेन का मूल्य क्या है। ठीक, तो आपको एक पेन का मूल्य नहीं पता, आपको यहाँ पे एक पेन का मूल्य नहीं पता है, तो आप 80 पेन का मूल्य कैसे बताएंगे कि और पेनों का मूल्य क्या हो जाता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो 80 पेन का मूल्य क्या है, यहाँ पे कोई भी हमें समस्या दिखाई नहीं दे रही है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि 80 पेन का मूल्य क्या होगा। ठीक, जब तक हमें समस्या नहीं दिखाई देगी तो हमें क्या नहीं आएगी, हमें सूझ नहीं आएगी, हमें समझ नहीं आएगी, हम किस तरीके से इसको समझें, इसको करें। तो यही बात आपकी यहाँ पे गेस्टाल्टवादी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कोहलर की। तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और उस चिंपैंजी की मैं बात करूं तो उसका नाम क्या था, सुल्तान था। सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, उस पर प्रयोग किया था। किसने किया था, कोहलर ने किया था। कोहलर की बात करूं तो इसके कुल कितने हो जाते हैं, कुल इन्होंने कितने चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था। कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था। और यहाँ पे बताया गया कि समस्या, अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म और समाधान, यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी। तो यह आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो आपके समस्या है, अंतर्दृष्टि है, सूक्ष्म है और समाधान है। यानी कि जब तक हमें यहाँ पे क्या नहीं दिखाई देगी, जब तक हमें यहाँ पे कोई समस्या नहीं दिखाई देगी, क्या नहीं दिखाई देगी, समस्या नहीं दिखाएगी, तो हम उसका विचार कैसे करेंगे। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है विचार करना। ठीक, क्या होता है, विचार करना। ठीक, यहाँ पे सूक्ष्म का मतलब होता है, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझ होता है। ठीक, जब तक हमें कोई भी विचार समझ नहीं आएगी तो हम उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, यही बात आपको यहाँ पे बताई गई है कोहलर के सिद्धांत में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं समस्या, यानी कोई समस्या होनी चाहिए तो हम उस पर विचार करेंगे, हमारी समझ आएगी और उसी तरीके से हम उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। यही बात आपको कोहलर के सिद्धांत में सिखाई गई है। यानी कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए,
समझ होनी चाहिए, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए वहाँ पे समझ बहुत ज़रूरी है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और उन्होंने कुल 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं चिंपैंजी की, यानी कि सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, कैसा था? एक भूखा बंदर था। एक बंदर था, उसका नाम सुल्तान था, उसको हम चिंपैंजी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो उसके सामने क्या रखा गया? एक बॉक्स समस्या रखी गई। तो ऊपर वहाँ पे बहुत सारे केले कमरे की छत पर टांग दिए थे और कमरा क्या कर दिया? बंद कर दिया था। और उसने क्या किया? उनको प्राप्त करने के लिए, यानी केलों को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वह थक जाता है और बाद में उसकी सूझ आती है। यहाँ पे क्या कहा गया आपसे? बाद में क्या आती है? सूझ आती है, यानी कि बाद में क्या आती है? उसको समझ आती है कि किस तरीके से मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया? बक्सों को रखकर वह चढ़ गया और अपने लक्ष्य को उसने क्या कर लिया? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। किसने? चिंपैंजी ने। तो चिंपैंजी कैसा था? भूखा बंदर था। तो वहाँ पे उसके सामने एक बॉक्स समस्या रखी गई। जैसे वहाँ पे बहुत सारे केले कमरे की छत पर टांग दिए और कमरा कर दिया बंद, उस चिंपैंजी को उस कमरे में कर दिया बंद। और उस चिंपैंजी ने बहुत कोशिश की कि इन केलों को मैं किस तरीके से पकड़ के खा लूँ। तो वह थक जाता है और उसके बाद में समझ आती है, वहाँ पे बॉक्स रखे थे तो बॉक्सों को रख करके वह चढ़ गया और उसने केलों को प्राप्त कर लिया, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक, केला प्राप्त कर लिए, यानी कि उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो किसके माध्यम से किया? अपनी सूझ के माध्यम से किया, समझ के माध्यम से किया। इसीलिए इसको हम सिद्धांत को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म विधि का सिद्धांत बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं, इनसाइट थ्योरी बोलते हैं। तो इसी सिद्धांत को हम बोलते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। एक और समस्या थी उसके सामने, कौन सी समस्या? छड़ी के प्रयोग वाली समस्या थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, चिंपैंजी को पिंजड़े में बंद कर दिया, केले ऊपर लटका दिए और 2 छड़ी वहाँ पे उस रूम में रख दी केलों के पास में। केले प्राप्त करने में वह सफल न रहा, बैठ जाता है, थक गया। फिर सूक्ष्म विधि के द्वारा छड़ियों को जोड़कर केले को क्या किया? उसने प्राप्त कर लिया। ठीक, इस तरीके से उसके सामने एक बॉक्स समस्या थी और दूसरी समस्या क्या थी? छड़ी के प्रयोग वाली। वहाँ पे 2 छड़ी रख दी और उसने केलों को प्राप्त कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु की। तो यहाँ पे बात करते हैं, गेस्टाल्टवादियों ने स्पष्ट किया था कि कोई भी व्यक्ति अधिगम हेतु प्रयास व त्रुटि नहीं करता है, बट मानसिक शक्ति का प्रयोग करके क्या करता है? अधिगम करता है। इस समस्या से समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि का जन्म हुआ है। कौन सी समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ है और विश्लेषण विधि का जन्म हुआ है? तो यहाँ पे यह जो सिद्धांत है आपका गेस्टाल्टवादियों का, कोहलर का यह सिद्धांत है आपका यहाँ से। तो इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति अधिगम के प्रयास के लिए कोई भी त्रुटि नहीं करता है, लेकिन अपनी मानसिक शक्ति का, अपने कॉग्निटिव की बात की गई है, अपने मानसिक शक्ति का प्रयोग करके क्या करता है? अधिगम करता है, यानी सीखता है। तो इसी चीज़ से क्या आपको यहाँ पे मिला कि यहाँ पे इस समस्या विधि का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? समस्या विधि का। और आपका एनालिसिस विधि का, यानी विश्लेषण विधि का जन्म हुआ है। ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत के बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में यह जो सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत में सूत्र का नाम आ जाता है आपका पूर्ण से अंश की ओर। कौन सा हो जाता है? सूत्र का नाम होता है आपका पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सिद्धांत की जो विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं। तो सीखने की प्रक्रिया इस सिद्धांत में क्या होती है? संज्ञानात्मक होती है। सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? संज्ञानात्मक होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया को धीरे धीरे न होकर कैसी होती है? अचानक आती है। सीखने की प्रक्रिया कैसे आती है? अचानक आती है, धीरे धीरे नहीं होती। सूझ क्या होती है? अचानक आती है। सूझ क्या होती है? अचानक आती है। हमारी जो समझ है, हमारी जो समझ है वह कैसे आती है? अचानक आती है। अचानक हमें सूझ आती है। सूझ के लिए समस्या का होना क्या है? अति आवश्यक है, यानी कि समस्या होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, तभी हमारी क्या आएगी? समझ आएगी, तभी हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
इस सिद्धांत की विशेषताएं हो जाती हैं कि सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, संज्ञानात्मक होती है। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे न होकर कैसे होती है, अचानक होती है। सूझ अचानक आती है, यानी समझ अचानक आती है। सूझ के लिए समस्या का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आगे बात करते हैं शिक्षा के महत्व की। तो इसमें शिक्षा का क्या महत्व हो जाता है, इसके बारे में समझते हैं। तो सूझ के द्वारा, किसके द्वारा, सूझ के द्वारा समस्या का हल कर सकता है। यानी कि हमें किसी चीज़ की समझ है, क्या है, समझ है, तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। समस्या का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी समझ के अनुसार हम उस समस्या का समाधान करते हैं, तो हमें समस्या का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे बात करते हैं कि कल्पना करना, तर्क करना इस सिद्धांत का क्या हो जाता है, महत्व हो जाता है। हम कल्पना करेंगे, तर्क करेंगे, तुलना करेंगे, यही इस समस्या का बहुत ही ज़्यादा यह महत्व हो जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, कि हम किसी भी चीज़ के लिए कल्पना करेंगे, तुलना करेंगे, तर्क करेंगे, ताकि क्या होगा, हमारी समझ क्या होगी, समझ विकसित होगी। ठीक, समझ क्या होगी, विकसित होगी। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने इस सिद्धांत को समझ लिया है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं। आप इन सभी क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।